तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है एयरप्लेन से, जिसमें यूनाइटेड वुमेन वर्ल्ड हेडक्वार्टर से मैसेंजर आ रहे होते हैं जापान हेडक्वार्टर में। क्लोई मैनफील्ड की असिस्टेंट जिसका नाम पॉप होता है, जो कि इस ग्रुप को लीड कर रही होती है, और वो आपस में वीडियो कॉल पर बात करते हैं कि यहाँ सब रेडी है। क्लोई पॉप से कहती है मैं भी वहाँ आने के लिए रेडी हूँ। पॉप कहती है कि रीतो मिजुआरा के पॉडकास्ट ने लोगों को ये उम्मीद दिखा दी है कि दुनिया में कम से कम एक आदमी तो जिंदा है। वर्ल्ड हेडक्वार्टर उसे तुरंत अमेरिका बुलाना चाहती है। क्लोई कहती है अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें ये ऑर्डर दिया है, लेकिन जापान की ब्रांच एक और आदमी को छुपा रही है, हमारे इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है। पॉप कहती है अच्छा, तो इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। क्लोई पॉप से कहती है वहाँ पहुंचने के बाद अपनी नजरें चारों तरफ हर चीज पर रखना। फिर हमें जापान का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जिसमें चारों हेड आपस में बात कर रही होती हैं। अच्छा, तो ये है वर्ल्ड हेडक्वार्टर की मैसेंजर। उनमें से एक हेड बोलती है कि हमें बस इतना पता है कि इसका नाम मैनफील्ड है। तो फिर डायरेक्टर कियारा बोलती है कि ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड वुमेन पे आने वाले खतरों पर नजर रखती है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि वो यहाँ आ किस वजह से रहे हैं। फिर वहाँ की एक हेड सबको दिखाती है कि रीतो के पास काफी खतरनाक चीजें होते हुए देखी गई हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं, जिसमें क्लास बस स्टार्ट ही होने वाली होती है। डोईकुन एक लड़की के पास जाता है और कहता है अच्छा, तो आज इसे चुना गया है। फिर डोई उसे एकदम से किस कर लेता है। डोई उससे कहता है कि आज मेरे रूम में आना, लेकिन वो लड़की डोई से कहती है कि माफ करना, लेकिन मेरे पीरियड चल रहे हैं। डोई कहता है तो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। फिर हमें करेन का सीन दिखाते हैं, जिसमें कि वो अपनी बॉस से बात कर रही होती है। उसकी बॉस उसे बताती है कि वर्ल्ड हेडक्वार्टर मैसेंजर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो कल आ रही है। करेन अपनी बॉस से पूछती है मुझे कुछ स्पेशल करने की जरूरत तो नहीं है ना। उसकी बॉस कहती है कि क्या कुछ और भी रिपोर्ट करनी है। करेन कहती है नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। इतना बोलकर करेन कॉल कट कर देती है। करेन खुद से ही बात करती है और कहती है कि अगर मैं उन लोगों के साथ मिल गई तो मेरी कौन ज्यादा मदद करेगा। फिर हमें उसी लड़की को बाहर बैठा हुआ दिखाते हैं जिसको मॉर्निंग में डोईकुन ने किस की थी। फिर पता चलता है कि ये लड़की एरिसा की भेजी हुई एक स्पाई है, जो कि एरिसा के कहने पर स्कूल में आई है। एरिसा उससे पूछती है क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। वो एरिसा से कहती है नहीं, बस मैंने उसे मना कर दिया। एरिसा कहती है यहाँ भी सब अच्छा चल रहा है और वर्ल्ड हेडक्वार्टर से मैसेंजर यहाँ पहुंचती ही होंगी, प्लान शुरू करने का वक्त आ गया है। फिर हमें डोईकुन और इचिजो का सीन दिखाते हैं, जो कि बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा होता है। डोई इचिजो के पूरे कपड़े उतार देता है। फिर इचिजो उसे गर्ल्स डोम में ले जाती है, जहाँ पहले से शुनका और अकीरा बैठी होती हैं। फिर वो तीनों डोईकुन को नहलाती हैं अपनी बॉडी और बड़े बड़े संतरों से। फिर उसके बाद गर्ल्स डोम में कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। फिर उसके बाद डोई अपने सारे ड्रीम्स पूरे करता है। वो स्कूल में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ता जहाँ उसने मेट ना किया हो, यहाँ तक कि वो नर्स के साथ भी मेट कर लेता है। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं, जिसमें कि रीतो, अकाने, सुई और कुरुदा हॉस्पिटल में फिर से चेकिंग करने आते हैं। हॉस्पिटल की लाइट कट ऑफ होती है, जिससे कि उन्हें अच्छे से कुछ नहीं दिख रहा होता। अकीरा रीतो से कहती है कि वैसे तुम मीरा के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें पता है ना वो तुमसे प्यार करती है। रीतो अकाने से बस इतना बोलता है कि हाँ, वो काफी ब्यूटीफुल लड़की है। अकाने रीतो से कहती है मुझे तो लगता था कि तुम एक सख्त लौंडे हो, पर तुम तो बस एक वर्जिन निकले। जब भी सुई अकाने से कहती है कि रीतो सामा को परेशान मत करो, और अकाने सुई को डरा देती है। सुई एकदम से कूदकर किसी गेट से टकराती है और उन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है, जो कि एक एयर डक्ट में जा रहा होता है। जब ही दूसरे सीन में दिखाते हैं कि पॉप जापान पहुंच चुकी है और डायरेक्टर कियारा उनका वेलकम करती है। डायरेक्टर पॉप को क्लोई समझ रही होती है और पॉप उन्हें बताती है कि नहीं, मैं मैनफील्ड नहीं हूँ, वो तो कहीं और गई है। फिर हमें रीतो का सीन दिखाते हैं, वो उस एयर डक्ट में से जा रहे होते हैं। जब भी उन्हें एक सीक्रेट लैब मिलती है, रीतो कहता है कि एक हॉस्पिटल में ऐसी जगह क्या कर रही है। अकाने पीछे से रीतो के ऊपर चढ़ जाती है और ज्यादा वजन होने की वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और सबकी नजरों में आ जाते हैं। रीतो देखता है जो इस लैब को लीड कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि टेक्निकल डायरेक्टर ही है, जो कि 5 हेड्स में से एक है। डायरेक्टर कुरोदा से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुरोदा कहती है ये कैसी जगह है। डायरेक्टर उसे नहीं बताती और कहती है किसे पता ये कैसी जगह है। कुरोदा डायरेक्टर से अपनी दोस्तों के बारे में पता करती है जो गायब हो चुकी है। डायरेक्टर उससे कहती है अब तुम्हें हमारा राज पता ही चल गया है, तो तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। डायरेक्टर के जितने भी साथी वहाँ होते हैं सब रीतो और बाकी लोगों को गन से टारगेट कर लेते हैं। फिर एक ही पल में टेक्नोलॉजी डायरेक्टर और उसके साथियों को 2 ऑफिसर मार देते हैं। फिर एंट्री होती है क्लोई मैनफील्ड की। रीतो उसे देखकर चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्लोई रीतो से कहती है फिर से मिलकर खुशी हुई रीतो मिजुआरा, मैं यूनाइटेड वुमेन वर्ल्ड हेडक्वार्टर की ऑफिसर हूँ। क्लोई रीतो से कहती है मैं इस मिशन की इंचार्ज हूँ। क्लोई रीतो को सब बताती है जब से उसने वो वर्ल्ड अनाउंसमेंट की थी, वो तब से ही एक स्पाई बन के जापान में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें तुम और 5 डायरेक्टर क्या करना चाहते हैं ये भी शामिल था। क्लोई कहती है कि इस पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगाए हुए हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर वो लोग जल्द से जल्द क्लोई के हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं
और पूरा का पूरा हॉस्पिटल सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं। सारी लड़कियां आपस में बहस कर रही होती हैं कि आज किसकी बारी है डोई-सैन के साथ रहने की। डोई-सैन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वो पांचों लड़कियों को लाइन थारी से डॉगी स्टाइल बना देता है और ये चीजों से बारी बारी सबकी ठुकाई शुरू कर देता है। डोई अपने दिल में ही बात करता है, 5 साल पहले किसने सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। वो लोग मुझे डोजी बुलाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब से मैं कोल्ड स्लीप से उठा हूँ दुनिया बिल्कुल ही बदल गई है। ये दुनिया मेरे लिए जन्नत है और मैं इसके हर एक पल का मजा लेना चाहता हूँ। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जिसमें करेन ने शियोन को पकड़ रखा होता है और वो उसे धोखा दे देती है। करेन शियोन से कहती है कि ये पूरा स्कूल डोई-सामा के मजे के लिए बना है और यहाँ की सारी लड़कियां भी डोई-सामा के लिए ही है, इसलिए मैं यहाँ से एक भी लड़की कम नहीं होने दे सकती। शियोन कहती है तुमने मुझे टोक्यो भेजने का वादा किया था। करेन कहती है ओह वो तुम्हारी वजह से डोई-सामा इसमें और दिलचस्पी लेने लगे हैं, जल्दी वो पूरे तैयार हो जाएंगे, फिर तुम सारी लड़कियां जा सकती हो। शियोन कहती है तुम ऐसी जगह क्यों बनाना चाहती हो, अगर तुम्हें बस बच्चे ही पैदा करने हैं तो उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर हमें किलोई का हेलीकॉप्टर दिखाते हैं। किलोई रीतो से पूछती है रीतो-सामा जब से आपने वो अनाउंसमेंट करी है मुझे एक सवाल बेचैन कर रहा है, क्या आपके अलावा भी कोई और मर्द है जो एमके वायरस के होते हुए भी जिंदा है। फिर रीतो सोचता है कि क्या इसे बताना सही रहेगा, क्या इसे पहले से ही इनोसेंट के बारे में पता है। किलोई कहती है जापानीज डायरेक्टर ने क्यों हमें बताए बिना तुम्हें दुनिया के सामने लाने का फैसला किया, और वो अजीब सी फैसिलिटी क्या थी, आखिर वो बिल्डिंग क्यों फटी। फिर हमें जापान का हेडक्वार्टर का सीन दिखाते हैं जिसमें कि डायरेक्टर कियारा पॉप से कहती है कि आपको तो पता ही है टेक्निकल डायरेक्टर थोड़ी अजीब सी है शुरू से ही, जैसे कि वो केमोनो सिटी में चुपके से रिसर्च कर रही थी पर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉप कियारा से कहती है कि आपको इस सब के बारे में पहले से ही पता था और आप ही सारे ऑर्डर्स दे रही थी, है ना। पॉप डायरेक्टर से एक और सवाल करती है क्या यहाँ रीतो मिजुहारा के अलावा कोई और मर्द भी है जिन पे एमके वायरस काम नहीं करता। जब भी डायरेक्टर कियारा सिक्योरिटी को बुला लेती है और कहती है माफ करना मिस पॉप लेकिन हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सारी सिक्योरिटी पॉप के साथ पहले से मिल चुकी होती है और वो उल्टा हेड्स पर ही टारगेट करने लगती है। सब लोग समझ रहे थे कि टेक्निकल डायरेक्टर है जो कि सारे इन्फो वर्ल्ड हेडक्वार्टर को लीक करती है, बट ये सारा काम डायरेक्टर जनरल शोता का होता है। फिर पॉप उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। वो उन पे आरोप लगाती है कि तुम्हें एमके वायरस फैलाने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है, तुम लोगों ने जापानीज लोगों पर अत्याचार किया है। किलोई कहती है लगता है जहाँ एमके वायरस बनाया गया था वो वही फैसिलिटी थी। कुरोदा कहती है तो क्या उन्होंने राज छुपाने के लिए वहाँ पे ब्लास्ट किया। क्लोई कहती है हाँ लगता तो ऐसा ही है, उन्होंने जो किया है वो बहुत ही बुरा है। रीतो कहता है अगर हमें पता चल जाता कि एमके वायरस किस तरह बनाया गया है तो हम उसका इलाज खोज सकते थे। क्लोई कहती है इसके चांस काफी ज्यादा थे, लेकिन जापानीज डायरेक्टर पूरे वक्त सबसे झूठ बोलते आए हैं, उन्हें इलाज बनाने में आपकी मदद करनी चाहिए थी, हाँ या ना। क्लोई कहती है कि आपको टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में पता है। जब पूरी दुनिया बर्बादी की कगार पर थी तो लोगों को पता चला कि एमके वायरस से एक लौता बचा हुआ मर्द जापान हेडक्वार्टर के कब्जे में है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और जब आपने वो न्यूज पूरी दुनिया में फैलाई तब से ही आतंकवादी हलचलें ज्यादा ही बढ़ गईं। तुम्हें एरिसा ताचिबाना के बारे में पता है ना। क्लोई उसे एरिसा का फोटो दिखाती है और बताती है अभी इस वक्त एरिसा एक टेररिस्ट ग्रुप में है जो यूनाइटेड वुमेन के खिलाफ है। फिर तो काफी शॉक्ड हो जाता है और अपनी एरिसा के साथ की पुरानी बातें याद करने लगता है जिसमें कि वो एक फेस्टिवल में होता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं। डोई कुन एरिका के पास जाता है, डोई उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है, लेकिन जब ये एरिका उड़ जाती है उसी वक्त स्कूल में ब्लास्ट होने लगते हैं। जब भी क्लोई को एक खबर मिलती है जिन आदमियों पे एमके वायरस असर नहीं करता उनमें से एक आदमी को टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप कर लिया है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक